नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। कहानी कहना या कहानी बुनना एक ऐसी कला है जिसने इंसान को पूरे प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के पिरामिड में सबसे ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि इंसान कहानी कहना जान गया था। कोई और प्राणी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया। जाने माने इतिहासकार, दर्शन शास्त्री और पॉपुलर साइंस राइटर युवल नोआ हरारी मानते हैं कि कहानी कहना इंसान की सुपर पावर है। वो कहते हैं कि करीब 70,000 साल पहले कहानी कहने की इस कला ने ही सेपियंस यानी आज के मानवों को बाकी सभी प्राणियों से, अन्य मानवों से अलग कर दिया था। उन्हें वो ताकत दी थी जो किसी और को हासिल नहीं हो पाई। ये कहानी ही है जो लोगों को बांधती है, प्रभावित करती है। इंटरनेट के दौर में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जब हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति तक पहुंचने की क्षमता है, तो कहानी कहने की यह कला इस ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आज के दौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहानी कहने की इसी कला के बूते बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं। कईयों की फॉलोइंग करोड़ों में है, और जब किसी की पहुंच इतनी बड़ी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जानी चाहिए। हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इन दिनों एक नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भयानक विवाद में घिर गए हैं। अपनी जुबान और अपनी समझ पर नियंत्रण खोकर वो जो कह गए उसे हम आपको सुना नहीं सकते। बस इतना समझ लीजिए कि जो कहा वो माता पिता के पवित्र रिश्तों को एक गाली थी, भारतीय परंपरा और संस्कृति से भद्दा मजाक, जिसमें अश्लीलता को एक न्यू नॉर्मल, नया नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। वीडियो वायरल होते ही इस इन्फ्लुएंसर को बिना शर्त माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। ये हैं रणवीर इलाहाबादिया, जो भारत के युवाओं, खासतौर पर जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, उनके बीच काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब पर बियर बाइसेप्स नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा, एक्स पर 6 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रखने वाले पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब के एक रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतिभागी से ऐसा सवाल पूछा कि सब थक रह गए। कॉमेडी शो के नाम पर जो फूहड़ बात उन्होंने की, उसका वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगी। रणवीर इलाहाबादिया हर ओर से ऐसे घिरे कि बिना शर्त माफी मांगने के अलावा कोई चारा न रहा। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. रणवीर इलाहाबादिया कई जाने माने लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं, कई मंत्रियों के इंटरव्यू ले चुके हैं, और आपको दिखाते हैं वो स्टूडियो जहां पर कॉमेडियन और होस्ट समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट शूट होता है। ये आप देख रहे हैं वो तमाम लोग हैं जो इस शो में थे। कॉमेडी शो बताते हैं उस शो को, और उसमें जज बने रणवीर इलाहाबादिया की बेहद फूहड़ बात का मुद्दा गर्मा गया और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायतें दर्ज कर दी गई। इसके अलावा कॉमेडियन समय रैना, जज के तौर पर पैनल में मौजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व माखीजा, आशीष चंचलानी और शो के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। जांच शुरू हो गई है। जो शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके पीछे उनका साफ मोटिव है महिलाओं के बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पर गलत और अश्लील टिप्पणियां करके, गलत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करके पॉपुलैरिटी कमाई जाए और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें पैसे अर्निंग हो। वैसे शो में ऐसी फूहड़ता पहली बार नहीं दिखी। इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों के वीडियो क्लिप अब वायरल हो रहे हैं, और ऐसे कई और भी सोशल मीडिया पर शोज हैं जो कंटेंट के नाम पर कुछ भी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद ऐसे कार्यक्रमों को चेतावनी दे दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं।
और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे देश की संस्कृति कोई भी खराब करना चाहता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इंटरनेट के फैलाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अंधाधुंध पहुंच के बाद इस सवाल पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बोलने की आज़ादी कहां शुरू होती है और कहां ख़त्म। बोलने की आज़ादी के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, लोगों को प्रभावित करने के नाम पर क्या कुछ भी बोला जाता रहेगा? इस तरह अश्लीलता परोसी जाती रहेगी। सोशल मीडिया पर अपने गंभीर कंटेंट के लिए जाने जाने वाले कहानीकार, गीतकार नीलेश मिश्रा ने लिखा। उन्होंने लिखा, मिलिए ऐसे विकृत क्रिएटर्स से जो हमारे देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को शक्ल दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इनमें से हर के लाखों फॉलोअर होंगे। इस सामग्री को एडल्ट कंटेंट नहीं बताया गया है, इसकी पहुंच बड़ी आसानी से एक बच्चे तक भी है। इन क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि मंच पर मौजूद चारों लोगों और दर्शकों में से कई लोगों ने इस पर तालियां बजाई होंगी, खुश हुए होंगे। आप दर्शकों ने ऐसी सामग्री और ऐसे लोगों को बहुत ही सामान्य बात बना दिया है। वो दर्शकों को भी कह रहे हैं कि आपने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। हिंदी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी कॉमेडी के नाम पर ऐसी फूहड़ता पर सवाल उठाया। ऐसे लोगों की जो है काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। दरअसल सोशल मीडिया का जिस तरह विस्फोट हुआ है उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए नए यूट्यूबर कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। उसमें एक बड़ी चिंता यह है कि कंटेंट पर कईयों का ध्यान नहीं जा रहा, किसी तरह का नियंत्रण नहीं दिख रहा। बोलने की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोस दिया जा रहा है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी अक्सर नहीं दिख रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस सिलसिले में यूट्यूब की हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी मीरा चट्ट को एक पत्र लिखकर कहा कि वो संबंधित वीडियो को यूट्यूब से हटवाएं। इसके अलावा चैनल और वीडियो विशेष से जुड़ी जानकारी संबंधित पुलिस को मुहैया कराएं जहां शिकायत दर्ज की गई है, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। पत्र के 3 दिन के अंदर इस सिलसिले में की गई कार्रवाई की जानकारी मानवाधिकार आयोग को मुहैया कराई जाए। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो रणवीर इलाहाबादिया के मामले को संसद की आईटी मामलों की स्थायी समिति में उठाएंगी कि किस तरह से भद्दे और फूहड़ कंटेंट को कॉमेडी की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन ये अकेले एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मामला नहीं है। सोशल मीडिया के समुद्र में न जाने कितना ऐसा फूहड़ कंटेंट कचरे की तरह तैर रहा है और हल्का होने के कारण सबसे ऊपर दिखता है। जिस युवा पीढ़ी को हम जेन जी कहते हैं, उसके बीच ऐसे कंटेंट की बढ़ती पैठ चिंता भी पैदा करती है। एक दौर था जब अलग अलग क्षेत्रों के नामी लोग, खिलाड़ी, अभिनेता वगैरह इन्फ्लुएंसर्स की तरह काम करते थे। लोगों को प्रभावित करने की उनकी कला का बाजार ने भी खूब फायदा उठाया। उत्पादों के विज्ञापन के लिए उनका जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट के दौर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विस्तार हुआ, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी छाते गए जो किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ होने के नाते और कहानी कहने की अपनी कला के कारण लोकप्रिय होते गए। इनमें से कई ने बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया और अब भी कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में असीम विस्तार होता रहा। ब्लॉगर धीरे धीरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते चले गए। लेकिन जानकारी के समंदर में कई ऐसे भी लोग आते गए जो हल्के और छिछले कंटेंट के कारण सस्ती लोकप्रियता पाते चले गए और बाजार में मुनाफे का गणित उनका दुस्साहस और बढ़ाता रहा। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो दिखा वो इसका एक छोटा सा उदाहरण है। दरअसल इस सब के पीछे अगर सस्ती लोकप्रियता और बाजार न होता तो कोई ये जो इस तरह की बातें हैं यहाँ तक शायद इतनी न बढ़ती। बाजार ने दरअसल हर दौर के समाज को प्रभावित किया है और हमारे दौर के समाज को सबसे ज्यादा। एक नज़र डालिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाजार पर। आंकड़ों पर काम करने वाली वेबसाइट statista.com के मुताबिक 2016 में दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का जो बाजार 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का था,
वो लोगों तक इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुंच से आज 14 गुना से ज़्यादा होकर 24 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो करीब भारतीय मुद्रा में करीब 2 लाख करोड़ से कुछ ही कम है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस बाजार में जिनके जितने फॉलोअर होते हैं या कंटेंट जितना ज़्यादा देखा जाता है, उनको उतनी ज़्यादा कीमत मिलती है, पैसा मिलता है। उसी कंटेंट के साथ विज्ञापनों की एक दुनिया भी जुड़ी रहती है। यह अच्छा भी है, लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो अच्छा चलता है तो अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कड़वा सच है कि समाज में हल्की और फूहड़ बातों और सतही कंटेंट को लाइक करने वाले कम नहीं हैं, शेयर करने वाले कम नहीं हैं। कई कथित इन्फ्लुएंसर्स ने इस कमजोरी का खूब फायदा उठाया। लेकिन दरअसल ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ बाजार को ही प्रभावित नहीं करते, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी भरा कंटेंट न दें तो एक पूरी पीढ़ी पर नकारात्मक असर डालते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का संसार इतना बड़ा हो गया है कि उनकी हरकतें नज़रों से अक्सर बची रह जाती हैं। अब देखिए 4 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने बड़े हैं, उनकी पहुंच कितनी ज़्यादा है। यूट्यूब के दुनिया में 2.5 अरब एक्टिव यूजर्स है, यानी धरती की आबादी का हर तीसरा आदमी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टाग्राम के 2 अरब एक्टिव यूजर हैं। टिकटॉक के 1.6 अरब एक्टिव यूजर यानी 1.5 अरब से ज़्यादा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 61 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, उससे ज़्यादा हैं। तो ये बता रहा है कि कितनी पहुंच है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और इनकी पावर कितनी ज़्यादा है। इसलिए इनमें कही गई हर बात कहीं ना कहीं किसी न किसी पर असर डालती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा पहुंच है, जितने ज़्यादा फॉलोअर है, उसका असर उतना ज़्यादा पड़ता है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को कितनी पहुंच और पैसा दिया है, देखेंगे ब्रेक के बाद। भारत में सोशल मीडिया पहले ही लोकप्रिय था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान और फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी एक बड़ी वजह है लोगों का काफ़ी महीनों तक घरों से बाहर न निकलना रहा, लिहाजा सोशल मीडिया उनकी एक पसंद या उनका एक पास टाइम बनता चला गया। आज भारत में 85 करोड़ लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। 2024 की शुरुआत तक भारत में 46 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भारत की आबादी का 32% है। और 2024 का अंत होते होते ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। भारत के करीब 50% यानी आधे उपभोक्ता किसी अन्य विज्ञापन के तरीके के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा शेयर किए गए कंटेंट पर यकीन करते हैं। भारत के करीब 56% ब्रांड अपने बजट का 2% से ज़्यादा मीडिया बजट जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। 46% ब्रांड्स ऐसे हैं जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बीच अपना मार्केटिंग अभियान चलाना पसंद करते हैं, यानी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर 100 से लेकर 1 लाख तक हों। भारत में करीब 9,30,000 कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनमें से 12% यानी 1,12,000 कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक हर महीने कमाते हैं। तो ये उनकी कमाई है और इसलिए काफ़ी लोग अब कंटेंट क्रिएटर बनने की ओर बढ़े हैं। भारत में 2023 में इन्फ्लुएंसर मार्केट 1,875 करोड़ रुपए का था, जो 2024 में 2,344 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और 2026 में इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है इसके बढ़कर 3,375 करोड़ रुपए होने की संभावना है। भारत में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी उतने ही जिम्मेदार बने, देखें कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा खराब, लोगों के लिहाज से, जो एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा दे। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।